अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अपना वतन टीवी। आई एम सादिया अफजाल। अभी रिसेंटली हमने देखा म्यूनिख में, जर्मनी के शहर में एक बड़ी सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुई और हर दफ़ा ये म्यूनिख में ही होती है। ऑब्वियसली नाम ही म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है, लेकिन 2026 थोड़ा मुख्तलिफ था। अब यहाँ पे भी अगर आप देखें तो किसने क्या कहा, क्या तनकीद हुई, किस तरीके से दुनिया तब्दील हो रही है और मुख्तलिफ ममालिक क्या राय रखते हैं। आपको कुछ इत्तेहाद टूटते हुए दिखाई देते हैं, कुछ नए बनते हुए और कुछ की नौयत ही तब्दील होते हुए नज़र आती है। अभी जर्मनी के शहर म्यूनिख में ये जो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुई है, ये मुख्तलिफ हवालों से मीडिया की जीनत भी बनी। इसमें ऐसे कुछ खिताबात भी हुए जिसका बहुत ज़्यादा ज़िक्र भी होता रहा। लेकिन उससे पहले ये ज़रूरी है कि अगर आप देखें, इस म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस को हमेशा से बहुत संजीदा लिया जाता रहा है। दुनिया भर के अहम लीडर, सरबराहान, वज़राए ख़ारजा इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आते हैं और जो ग्लोबल सिक्योरिटी है उस पे बहुत ज़्यादा बात की जाती है। इस साल हम देख रहे हैं ईरान की तरफ से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची ने जो ख़िताब किया, अगर आप उसको देखें तो उन्होंने भी इसी जानिब इशारा किया कि ये हमेशा बड़ी संजीदगी से होने वाली कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन अब ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने इसको म्यूनिख सर्कस करार दिया। क्यों सर्कस कहा? कि एक तो उनका मानना है कि दुनिया असल इशू से हट के सिर्फ और सिर्फ ईरान के ऊपर तवज्जो मरकूज़ किए हुए है और साथ ही यूरोप का जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, यूरोप के जो रवैये हैं ईरान को लेकर, वो बहुत ज़्यादा काबिल तनकीद हैं। ये ईरानी वज़ीर ख़ारजा का बयान था। लेकिन इससे हट के अगर आप देखें, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो की एक तकरीर ऐसी थी जो उनका खिताब था इस सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से, कि जो बहुत ज़्यादा मौज़ूए बहस रहा। उस पर डिबेट भी होती रही और उनके खिताब के बाद मुख्तलिफ ममालिक के जब नुमाइंदे बात कर रहे थे तो उनकी तरफ से उस पर काफ़ी क्रिटिसिज्म भी देखने को मिला। अब मार्को रूबियो ने क्या कहा? ख़ास तौर से यूरोप का हवाला देते हुए जब वो ये कह रहे थे कि यूरोप और अमेरिका नेचुरल एलाइज हैं, फितरी इत्तेहादी हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने यूरोप की मुख्तलिफ पॉलिसीज़ पे तनकीद भी की और ख़ास तौर से प्रेसिडेंट ट्रंप के इस दौरे इक़्तिदार में आप देख रहे हैं कि यूरोप को लेकर उनका रवैया काफ़ी तब्दील हो चुका है। यूरोप को वो अपने से दूर धकेल रहे हैं, यूरोप को वो अपने पे बोझ कंसिडर करते हैं और यूरोप को बारहा ये कहा जाता है कि आप अपना दिफाई बजट खुद बढ़ाएं, अपने दिफाई अखराजात खुद उठाने के काबिल हों। उसके बाद हमने देखा भी है कि यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक ने अपना डिफेंस का जो बजट है उसको इंक्रीज़ भी किया है और मार्को रूबियो ने भी इसी से मिलती जुलती बातें की हैं। मार्को रूबियो ने अपने खिताब में यूरोप की इमिग्रेशन पॉलिसीज़ पे, उनकी ट्रेड पॉलिसीज़ पे, हत्ता कि जो उनकी ख़ास तौर से माहौलियाती क़वानीन के हवाले से पॉलिसीज़ हैं उस पर भी बहुत ज़्यादा तनकीद की है। अब इसमें अगर आप अमेरिका की तरफ से जो मैसेजिंग देखें यूरोप के लिए हुई है, जिस पे खुद ऑब्वियसली यूरोप बात कर रहा है, कुछ कहते हैं कि जी एक फ्रेंडली प्रेशर आप इसको कह सकते हैं, दोस्ताना एक दबाव है जो अमेरिका कायम करने की कोशिश कर रहा है, बरकरार रखना चाहता है। लेकिन साथ ही बहुत से ममालिक हैं जो ये समझ चुके हैं कि अमेरिका अगर यूरोप के साथ अपने इस इत्तेहाद को जारी रखना चाहता है तो वो अपनी शराइत पे ऐसा चाहता है। जहाँ पे अगर आपको अपना डिफेंस बजट बढ़ाने की बात की जा रही हो, आपको कहा जा रहा हो कि इमिग्रेशन लॉज जो हैं तब्दील किए जाएं, और लास्ट ईयर यूनाइटेड नेशन के जनरल असम्बली सेशन पे हमने देखा भी कि खुद प्रेसिडेंट ट्रंप ने यूरोप की इमिग्रेशन पॉलिसीज़ पे बहुत ज़्यादा तनकीद की थी और ये कहा था कि ये जहन्नुम बनने जा रहे हैं अगर इमिग्रेशन लॉज तब्दील नहीं हुए, और इसी तरीके से जो एलियंस हैं उनको इन्होंने अपने ममालिक में आने दिया तो फिर ये बहुत जल्द जहन्नुम बन जाएंगे। ये प्रेसिडेंट ट्रंप का स्टैंस और ऑब्वियसली उसी को आगे बढ़ाते हुए इस सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म पे भी मार्को रूबियो ने इसी किस्म की बातें की हैं। अब यूरोप को यही लग रहा है कि अगर अमेरिका के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो फिर हमें मुकम्मल तौर पे सरेंडर करना पड़ेगा। अमेरिका की जो कंडीशंस हैं इस वक्त, जो हमारी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ बातें हो रही हैं या वो जो हमसे अपनी पॉलिसीज़ तब्दील करवाना चाहते हैं, अगर वो नहीं होता तो फिर हम बिल्कुल ही बेअसर हो जाएंगे। जो हमारा इन्फ्लुएंस एक टाइम पे होता था वो भी ख़त्म हो जाएगा। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए यूरोपीय लीडरान अब ये कोशिश कर रहे हैं कि एक
मुकम्मल तौर पे खुद कफील यूरोप सामने आए, और उसका आपको इशारा इस फोरम पे भी मिला। और ये बताया गया कि जो एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर था, जो कि कवानीन पे मबनी एक दुनिया का निज़ाम आपको नज़र आता था, वो अब ख़त्म हो चुका है। अब जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज़ राइट की गेम चल रही है, और जो जितना ज़्यादा खुद कफील होगा, मजबूत होगा इकोनॉमिकली एंड ऑब्वियसली दिफाई एतबार से भी, वो उतना ही आगे बढ़ेगा। और यूरोप का जो इन्हिसार, जो उनकी रिलायंस अमेरिका पे रही है, उसको किस तरीके से कम किया जा सकता है, इसकी जानिब आपको बहुत से इशारे मिलते हैं। ख़ास तौर से जब मार्को रूबियो की तकरीर हो गई और यूरोप पे तनकीद हो गई, तो फिर बदले में आपने वहाँ से रद्द-ए-अमल भी देखा, जो रिएक्शन आया। जो यूरोपीय यूनियन कमीशन की सरबराह हैं काया कालस, उन्होंने भी अमेरिका के इन बयानात को बहुत तनकीद की और कहा कि यूरोप को कमज़ोर कह देना या ज़वाल पज़ीर करार दे देना दुरुस्त नहीं होगा, और यूरोप एक मज़बूत ख़ित्ता है, एक जमहूरी ख़ित्ता है, ये काया कालिस की तरफ से कहा गया। फिर आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ अरसे में जो फ्रांस का मौक़िफ़ है या फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रोन की ज़बान है, वो काफ़ी तल्ख़ होती जा रही है, काफ़ी सख्त हो रही है, और वो बड़ा एग्रेसिवली, बहुत खुल के यूएस की पॉलिसीज़ पे तनकीद कर रहे हैं। और इस फोरम पे भी उनको मौका मिला, उन्होंने तनकीद की मार्को रूबियो के बयान पे, अमेरिका के बयानात पे, जो ख़ुद को एक सुपर पावर के तौर पे मेंटेन रखने की खातिर या अपनी अजारादारी कायम रखने की खातिर किस तरीके से यूरोप के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है, अपने इत्तेहादियों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि तकरीबन इसी किस्म की बात आपको जो चाइनीज़ वज़ीर ख़ारजा हैं, बड़ा अहम उनका ख़िताब था इस फोरम पे, वांग जी, उनकी तरफ से भी कहा गया कि जो ख़ुद को बहुत बड़ी ताकतें या क़ुव्वत कहलाने वाली इस वक्त कौमें हैं, ममालिक हैं, उनको छोटे ममालिक को भी साथ लेकर चलना चाहिए, और अपनी अजारादारी कायम करने की खातिर ऐसे इक़दामात ना लिए जाएं जिससे हम दुनिया को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेल दें, जो कि ऑब्वियसली आजकल आपको नज़र भी आ रहा है। 80 साल अमेरिका ने दुनिया पे रूल किया, और जब आहिस्ता आहिस्ता उनको भी अपना डिक्लाइन नज़र आ रहा है, तो फिर कोशिश यही है कि हम किसी ना किसी तरीके से सुपर पावर रह सकें, और उसकी खातिर फिर चाहे ईरान पे हमला करना पड़े, चाहे ग्रीनलैंड पे कब्ज़ा करना पड़े, चाहे वेनेजुएला के सदर को गिरफ्तार करना पड़े, हम वो तमाम तर चीज़ें करने को तैयार हैं। सो इसी पे क्रिटिसिज्म है, लेकिन ये क्रिटिसिज्म फ्रांस के सदर तक ही महदूद नहीं रहा। कियर स्टारमर, जो कि बरतानिया के वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने भी इसी किस्म की बातें की, और यूरोप को ये कहा कि अब आप खुद इन्हिसारी की तरफ जाएं, खुद कफालत की तरफ जाएं, और अमेरिका पर अब रिलाय करना बंद कर दें। और ये बिल्कुल वाज़ेह है, हर तरफ से जो तकारीर हो रही हैं कि आपको वो ये ज़रूर बताते हैं कि जी हमारी शराकत दारी है, हमारा ताउन है, हमारा एक अलायंस है। यानी कि यूरोप और अमेरिका अभी भी इत्तेहादी हैं, जो कि मार्को रूबियो के अल्फाज में नेचुरल एलाइज हैं, लेकिन अब वो इत्तेहाद उतना मजबूत नहीं रहा। अब यूरोप को लगता है कि अमेरिका अपनी अजारादारी कायम करना चाहता है, हमसे सरेंडर करवाना चाहता है, और यूरोप उसके बदले में कहता है कि जी हमसे बराबरी का सलूक हो, और बराबरी का सलूक अगर नहीं होगा तो यूरोप को ये नज़र आ रहा है कि फिर उनके लिए भी मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे आपको बरतानिया का वज़ीर आज़म 8 साल के बाद चाइना का दौरा करता नज़र आता है। आपको मुख्तलिफ यूरोप के ममालिक के सरबराहान चाइना के हवाले से और रूस के हवाले से अपना जो लहजा है उसको थोड़ा कम तल्ख़ रखे हुए नज़र आते हैं, क्योंकि उनको भी इस बात का इल्म है कि अगर अमेरिका हमारी पुश्त पे नहीं खड़ा रहता तो डेफिनेटली हमें कुछ और एवेन्यूज़ तलाश करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 2026 के मेजर टेक अवेज का जिक्र करें, तो एक तो आपको पता चलता है कि अमेरिका और यूरोप के दरमियान इत्तेहाद मौजूद ज़रूर है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहा है, तनाव बहुत बढ़ रहा है, हालात कशीदा हो रहे हैं। यूरोप दूसरी तरफ मुख्तलिफ रास्ते तलाश कर रहा है जिससे उनकी इकॉनमी को बूस्ट मिल सके। फिर तीसरा कि ईरान का महाज अगर अमेरिका की तरफ से
دوبارہ سے کھول دیا جاتا ہے تو وہ کیسے پورے خطے کو انسٹیبلٹی کی طرف لے کر جا رہا ہے، اور ایران اس وقت یہی سمجھ رہا ہے کہ دنیا کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں جو کہ ایران کے معاملے میں اختیار کیے جا رہے ہیں۔ اینڈ لاسٹلی اگر ہم سب سے امپورٹنٹ چیز پہ بات کریں تو وہ یہی ہے کہ سیکیورٹی کانفرنس تو ہے اور بہت سنجیدگی سے یہاں پر بات بھی ہوتی آئی ہے ہمیشہ، لیکن دنیا کے جو تنازعات ہیں، جو جنگیں ہیں، جو کانفلکٹس ہیں، وہ آج بھی ویسے کے ویسے جاری ہیں، ان کا کوئی حل تلاش نہیں کیا جا سکا۔ روس اور یوکرین کی جنگ 4تھے سال میں داخل ہو چکی ہے، لیکن ابھی بھی دور تک کوئی اس کا ریزولوشن ہمیں نظر نہیں آتا ہے، کہیں پر کوئی سیز فائر کا امکان نظر نہیں آتا ہے۔ فلسطین کا تنازع اپنی جگہ موجود ہے، وہاں پر غزہ پیس بورڈ بھی بن گیا، وہاں پر سیز فائر بھی ہو گیا، لیکن اس سیز فائر کی وائلیشنز آج بھی اسرائیل کی طرف سے جاری ہیں، اور پھر نئے محاذ جو کھولے جا رہے ہیں، چاہے وہ وینزویلا کو ہو، گرین لینڈ کا ہو، ایران کا ہو، وہ اس پوری دنیا کے لیے اور اس پوری دنیا کے نظام کے لیے ایک سوالیہ نشان ضرور ہے۔ You are watching Apna Watan.